नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, जिसका वर्क कल्चर लगातार बदलता जा रहा है। पहले सरकारी नौकरियों को लेकर जहां मारकाट मची रहती थी, फिर ये ट्रेंड बदलकर प्राइवेट नौकरियों की ओर झुक गया और अब भारत में स्टार्टअप कल्चर आ गया है। यही वजह है कि इस साल 2016 में जहां देश में 471 स्टार्टअप्स थे, वहीं 2022 के अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़ा है बढ़कर 72,993 तक पहुंच गया है। यानी कि 6 सालों में 15,400% का इजाफा। और इसी तरह भारत की इकोनॉमी भी काफी बुलंदियों पर पहुंच गई है। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्यों सैलरीड कर्मचारी स्टार्टअप की तरफ भाग रहा है। भारत में स्टार्टअप कल्चर का स्कोप कहां और कितना है। एक तरफ रोजगार जा रहा है तो दूसरी तरफ क्यों दोगुनी रफ्तार से नौकरियों के मौके भी आ रहे हैं। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की जो उड़ान है उसमें स्वरोजगार का कितना बड़ा रोल माना जा सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और इसको लेकर हमारे साथ खास मेहमान भी आज की पेशकश में जुड़ गए हैं। स्वागत करती हूं मैं जयदीप केवलरमानी, हेड ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी बिजनेस और सीईओ टीम लीज एडटेक, मानवजीत सिंह, एमडी और सीईओ कलेक्शंस, लोकेंद्र सैनी, सीईओ ईस्ट माई ट्रिप, देवेंद्र पंत, चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया रेटिंग, राजेश लेख, वीपी क्लाइंट सर्विसिंग क्रिसेंट ग्रुप। आप सभी का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर एक तो हम इस बात का आकलन करेंगे कि कैसे रोजगार भारत में अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही गति थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन किस ओर बढ़ रही है, किन किन सेक्टर्स की ओर बढ़ रही है, क्या वजह है। और दूसरा, स्वरोजगार का जो ट्रेंड है, जो कि हमने देखा कि पैंडेमिक के बाद बहुत जोरों से गरमाया है, अभी भी गर्म है, लेकिन आने वाले समय में ये ट्रेंड कितना बढ़ेगा, इस पर हम बात करते हैं। देवेंद्र जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है, जहां पर तमाम डेटा जो हमारे पास भी अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ हम परेशान हैं कि मेजर आईटी कंपनियां, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां जो है बड़े पैमाने पर ले ऑफ कर रही हैं, छटनी कर रही हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि फरवरी तक के जो डेटा हमारे पास आए हैं उसमें चुनिंदा सेक्टर्स में हमें हायरिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जो आंकड़े हैं वो वाकई काफ़ी चौंकाने वाले भी हैं, क्योंकि जिन सेक्टर्स की यहाँ पर बात हो रही है वो हेल्थ केयर है, बैंकिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, रियल एस्टेट है। फ्रेश आईटी टैलेंट को भी लगभग 10% की दर से हायर किया गया है। तो देवेंद्र जी, मुझे ज़मीनी हकीकत क्या है, अगर हम पूरे रोजगार की जो तस्वीर है वो समझना चाहें, तो क्या एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि भारत में जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो परेशान थे शायद पैंडेमिक के वक्त, अब हम पैंडेमिक के वक्त, अच्छा एक दौर हमने ऐसा भी देखा जहां पर खूब सारी जॉब हॉपिंग हो रही थी, लोग धड़ल्ले से नौकरियां छोड़ रहे थे और दूसरी नौकरियां पकड़ रहे थे। अब वो सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज आया क्योंकि छटनियां शुरू हो गई। देवेंद्र जी, लेकिन मौजूदा हालात और जो आंकड़े आ रहे हैं वो जरा हमको समझाएं। देवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पंत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जयदीप, आपके पास आऊंगी, यही सवाल। कविता जी नमस्ते। तो आपका आकलन एकदम सही है। स्वरोजगार और रोजगार दोनों में बढ़ोतरी है। कई सेक्टर्स हैं जहां पे डिमांड सॉफ्ट है, बट काफी सारी सेक्टर्स हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, बैंकिंग, मेडिकल और जितने कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हैं उनमें फ्रेशर्स की डिमांड काफी बढ़ रही है। हमारी लेटेस्ट करियर आउटलुक रिपोर्ट में भी हमने वही पाया कि 62% कंपनीज जो हैं उनका आउटलुक पॉजिटिव है। और स्वरोजगार की बात करें तो आपका एनालिसिस एकदम सही है। इसकी तरफ जो रुझान है लोगों का बढ़ता ही जा रहा है। और अब तो एक तरह से ट्रेंड हुआ है कि अगर करियर में स्टार्टअप नहीं किया तो फिर क्या किया। बट इससे हमारी पूरी इकोसिस्टम बढ़ रही है और ओवरऑल जॉब्स को बूस्ट ही मिलने वाला है।
अर्थव्यवस्था के लिए ये काफी अच्छा लग तो रहा है, लेकिन ये कितना अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा हमें और एनालाइज करना होगा। और स्वरोजगार का जो एंगल है वो आखिर कितना बड़ा तबका है अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था में। मेरे ख्याल से पंत साहब को मेरी आवाज़ अभी आ रही है। पंत साहब, मैं पहले भी सवाल यही पूछ रही थी कि जो ज़मीनी हकीकत है वो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। जयदीप ने भी हमें कहा कि जो फ्रेश टैलेंट आ रहा है उसकी तो हायरिंग हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो दशा है और दिशा है रोजगार और स्वरोजगार की हमारे देश में, वो किस तरह बदल रही है और किस तरह आगे बढ़ रही है? पंत साहब, देखिए, क्या हुआ कि कोविड के बाद जो अभी आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जैसा टूरिज्म सेक्टर में हमें काफी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, उसका कारण ये है कि अगर आप देखें तो जो हमारा एयर ट्रैफिक ग्रोथ जो है, अब जाके एयर ट्रैफिक जो है वो प्री कोविड लेवल पर आया है। इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है, समस्या कह लीजिए, या जो जिस चीज की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना है, कि यह जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, क्या ये वन टाइम है या ये सस्टेन करेगी। क्योंकि इसको अगर हम देखें, अगर टूरिज्म बढ़ रहा है और बाकी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो रही है, तो हमें कंजम्पशन ग्रोथ जो है, जो कि पिछले क्वार्टर में का जो नंबर आए, उसमें हमें वो कंजम्पशन ग्रोथ कोई तकरीबन 2% देखने को मिली। अब सस्टेनेबिलिटी जो कहते हैं उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। अब आपने दिखाया आईटी, जैसे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आईटी, बीपीओ, बीएफएसआई, ये सब वो सेक्टर हैं जहां पर आपको टेक्निकल नो हाउ की जरूरत है। परंतु इस देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो सेक्टर जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, उसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। और अगर हम खेती से मजदूरों को बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसको हमें कहाँ जगह मिलेगी? वो जगह मिलेगी हमें शॉप फ्लोर पर। अब स्वरोजगार के आंकड़े जो आप दिखा रहे हैं, 17-18 से 20-21, उसमें कोई 4% की वृद्धि हुई है। अब स्वरोजगार के अलग अलग जो है वो डेफिनेशन है। स्वरोजगार वही है कि यह भी है कि एक आदमी जो है 2 लोगों का एंटरप्राइज चालू करके, और वो स्वरोजगार है, और वही एक लार्ज स्केल पे है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अभी जो हमें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ पिछले साल के बनिस्पत देखने को मिली, तो उसका जो सस्टेनेबिलिटी है कि क्या वह आने वाले समय पे हमें वो वृद्धि देखने को मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जिस समय हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो उस समय हम सिक्वेंशियल कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्वेंशियल कंपैरिजन में बहुत सारा सीजनैलिटी होता है। तो हमें ये देखना होगा कि अगर ये 5%, 7% या 10% अगर हमें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, दो चीजें, क्या यह आने वाले समय में आगे वाले क्वार्टर में भी दिखेगा, और बी, क्या हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो प्री कोविड लेवल को पार कर चुके हैं। अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल प्री कोविड को पार कर चुका है और उसकी आगे बढ़ने की उम्मीद और बढ़ोतरी की उम्मीद है, तो ये एक अच्छा आंकड़ा होगा। और इससे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो जीडीपी ग्रोथ है उसको हमें एक स्टेबिलिटी मिलेगी। चलिए, आने वाली तिमाहियों में और किस तरह के रेड फ्लैग्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, उस पर हम आगे चर्चा में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं इसको ही थोड़ा सा हम डाइसेक्ट करते हैं। लोकेंद्र, मुझे बताएं, अब जिस तरह की हायरिंग के आंकड़े आ रहे हैं, जिन भी सेक्टर्स का हमने शुरुआत में जो जिक्र किया है, उनमें किस लेवल की हायरिंग हो रही है? क्योंकि छटनी जो खबरें आ रही हैं छटनियों की, वो तो अक्रॉस लेवल्स हो रही है, अक्रॉस हायरिंग लेवल्स पर हो रही है। लेकिन जो अब नए लोगों को लाया जा रहा है सिस्टम में, वो किस तरह के लोग हैं? क्या वो केवल या ज्यादातर फ्रेशर्स ही हैं, या मिड मैनेजमेंट को भी हायर किया जा रहा है? क्या सिचुएशन है? कविता, जैसा कि अभी पंत साहब भी बता रहे थे कि ग्रोथ और बढ़ोतरी रोजगार में हर तरीके से हो रही है। ट्रैवल की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे हर तरीके से रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अगर उसको एग्जीक्यूटिव लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे, तो
वहां से लेके हम मिड मैनेजर और सीनियर मैनेजमेंट लेवल तक की भी हायरिंग कर रहे हैं। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ तो मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि ये हर तरफ हो रहा है, हर इंडस्ट्री, हर कंपनी में जो ट्रैवल से एसोसिएटेड है, अभी हर तरीके का एम्प्लॉयमेंट हर फुल स्केल पे हो रहा है। उसका एक रीजन ये भी है कि जैसा कि हमने पिछले कुछ इंटरव्यूज में डिस्कस भी किया है कि ट्रैवल में जो डिमांड एकदम से सर्ज हुई है वो अनएक्सपेक्टेड है लेकिन अच्छी है, क्योंकि ये ग्रोथ इतनी फास्ट है और इतनी हाई पेस पे है कि इसको मैनेज करने के लिए हमें फीट ऑन द ग्राउंड भी चाहिए और हमें उनके लिए मैनेजर्स भी चाहिए। तो वो हम हर तरीके से देख रहे हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। प्लस जैसा कि हमने देखा कि रिसेंटली लगभग पिछले 7 से 8 महीने में एयर इंडिया ने 2000 से ज्यादा एयर कैबिन क्रू हायर किए हैं, वो भी एक पॉजिटिव साइन है। और हमने देखा है कि लगभग 1000 से ज्यादा जो ग्राउंड स्टाफ है एयरपोर्ट्स पे, उनकी ट्रेनिंग्स हुई हैं पिछले 3 महीने में कंप्लीट। तो वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि जिस तरह से ट्रैवल की डिमांड बढ़ रही है उसी के प्रोपोर्शनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये कि हमारे बजट में भी, जैसा कि इस बार बताया गया, कि डोमेस्टिक टूरिज्म को भी काफी प्रमोट करने की इस बार प्रावधान किया गया है। और उसके अंतर्गत जो भी अगर अपने स्वरोजगार की मौके की तलाश कर रहा था तो वो मौका शायद अब है जिसमें वो चाहे तो अपना खुद का एक ट्रैवल ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि रोजगार डोमेस्टिक ट्रैवल में हम भी देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भी। और जो लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप का काफी टाइम से वेट कर रहे थे उनके लिए आई थिंक दिस इज ये काफी अच्छा टाइम है जिसमें वो लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कितना सस्टेनेबल होगा मानव जी, अगर मुझे आपसे ये बात अभी समझनी हो, क्योंकि एक तो हम बात कर रहे हैं हायरिंग की जहाँ पर स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहाँ पर डिमांड बढ़ी है और स्टार्टअप कल्चर जो कि अपने जोरों पर है। अगर स्पेसिफिक सेक्टर्स की हायरिंग की मैं बात करूँ तो फिलहाल सिचुएशन क्या पोस्ट पैंडेमिक डिमांड को लेकर है, जिसको हम बाकी तमाम सेक्टर्स के लिहाज से पेंटअप डिमांड भी बोल रहे हैं, या ये नई तरह की डिमांड है और आने वाले वक्त में आपको ये बनी भी दिखाई दे रही है? स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं हमारे सेक्टर में, बैंकिंग से जुड़ा हूं मैं बहुत सालों से, तो ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि पेंडेमिक के बाद एक पर्टिकुलर तरह के लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हुआ है, जैसे कि एक डिजिटल फॉर्मेट की तरफ लोग मूव करते जा रहे हैं। लाइक आपने जगह जगह जैसे पढ़ा होगा कि कम से कम 800 से 900 डिजिटल लेंडिंग कंपनीज हैं, वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। BNPL जो बाय नाउ पे लेटर प्रोडक्ट है वो कम से कम 1000% से ऊपर ज़्यादा की ग्रोथ हो चुकी है और मंथ ऑन मंथ बढ़ता जा रहा है। तो उसमें जिस तरह के लोग आते जा रहे हैं वो बेसिकली वो उनकी जो स्किल सेट है टुवर्ड्स डिजिटल है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं लोग, तो कन्वेंशनल फॉर्मेट में जैसे बैंकिंग में होते थे उनसे थोड़ा हट के है। तो मुझे क्या लगता है ये ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी शॉर्ट टर्म की डिमांड है, ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हमारी ओवरऑल कंजम्पशन आप देखेंगे जो रिटेल लेंडिंग है ओवरऑल बढ़ती जा रही है, जो रिटेल लोन्स बढ़ते जा रहे हैं उनकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। स्पेसिफिकली जिस सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो उसमें मैंने ये देखा है कि फॉर एग्जांपल हमारे डिजिटल कलेक्शंस या दूसरे फील्ड्स के अंदर ये जो स्किल्स आती जा रही हैं बहुत ज़्यादा डिमांड में, इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी हुई है, डिजिटल स्किल से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर ये बढ़ता ही रहेगा और इसमें कोई रीज़न नहीं है कि कम होने का। थोड़ा शिफ्ट ज़रूर हो रहा है, जो कन्वेंशनल फॉर्मेट थे वो थोड़े छोटे होते जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन ये फॉर्मेट बहुत जल्दी से बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में ये काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहेंगी, ये मेरा मानना है। और ख़ास तौर पे बैंकिंग से रिलेटेड फील्ड के अंदर जैसे स्पेसिफिकली ये मेंशन कि डिजिटल लैंडिंग है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सेगमेंट है। इससे जुड़ी हुई जितने भी सेगमेंट होंगे इसमें डिमांड बनी ही रहेगी और एम्प्लॉयमेंट बनी ही रहेगी। चलिए अभी चर्चा पर थोड़ा सा स्वरोजगार पर फोकस करते हैं और पंत साहब आपसे हमें ये सिचुएशन अब समझनी है कि भले ही आंकड़े बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं और इतना इजाफा दिखाई दे रहा है अगर हम 2016 से अभी को कंपेयर करें, लेकिन अब सवाल यही है कि एक तरफ तो हमें स्टार्टअप कल्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ हमने ऐसी भी खबरें देखी हैं जहाँ पर स्टार्टअप जो हैं वो बंद हुए हैं, जो चल रहे हैं वो मुनाफे में आने में उनको दिक्कत हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन जितनी इजी दिखाई दे रही है उतनी इजी है। हो सकता है कि ये कल्चर बड़ा हो, नंबर्स बड़े हो, लेकिन अब जैसे कि शुरुआत में आपने हाईलाइट कर दिया कि सवाल सस्टेनेबिलिटी पर है, कितना टिकाऊ होगा ये, क्या क्या चैलेंजेस हैं बताएं।
स्टार्टअप में हमेशा यही रहा है, आप अक्रॉस द ग्लोब देख लीजिए। सारे स्टार्टअप जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कुछ स्टार्टअप सक्सेसफुल होंगे, कईयों को जिनको फंडिंग मिल गए, उनमें थोड़ी सस्टेनेबिलिटी और कुछ ज्यादा समय तक टिक पाते हैं। परंतु अगर फंडिंग नहीं मिली, अब देखिए सिंपल एक बात ये हमें देखनी पड़ेगी कि अगर स्टार्टअप या तो ज्यादातर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो सर्विसेज जो है पहले ट्रेडिशनल तरीके से प्रोवाइड की जाती थी, और स्टार्टअप उसे आज के टेक्निकल वे में और न्यू एज, अगर आप कहना चाहें, न्यू एज तरीके से वो सर्विसेज सप्लाई करेगा। तो क्या इसमें कुछ कॉस्टिंग का डिफरेंशियल होगा? अब सिंपल ले लीजिए, आपका ये जो जितने भी जोमेटो, स्विगी वगैरह हो गए, जो फूड डिलीवरी स्टार्टअप हैं, आपको रादर देन गोइंग आप एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने की जगह आप वो ऑर्डर घर पे मंगवा रहे हैं। उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, उसमें आपको जो है एक ये फायदा मिलता है कि आपको कहीं नहीं जाना, आपके घर में वो डिलीवरी हो। तो इस पूरी वैल्यू चेन में जो है, अगर कंज्यूमर को फायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी को नुकसान हो रहा है। क्या वो नुकसान, अगर आप सम टोटल करें ओवर इकोनॉमी, क्या वो नुकसान फायदे से कम है या ज्यादा है? क्या ये स्टार्टअप जिस तरह से सर्विसेज मार्केट रेट से सस्ता हमको एज ए कंज्यूमर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर को तो बहुत फायदा है, घर में बैठ के सामान मिल रहा है और सस्ते दाम पे मिल रहा है, जिसकी ये अगर मेरे को बाहर जाके वो सामान खरीदना पड़े, मैं ट्रेवल में खर्चा करूंगा, फ्यूल खर्चा पे खर्चा करूंगा, सर्दी गर्मी बरसात में मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, उसके मेरे घर पे मिल रहा है। तो यही एक कारण है कि ये जो स्टार्टअप जिनको हम कहते हैं, आप वैसे भी देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अगर डीप पॉकेट्स हैं तो आप ब्रेक इवन 10 साल का मान सकते हैं, और अगर डीप पॉकेट नहीं है, अगर आपको फंडिंग ना मिले, तो आपका ब्रेक इवन या वो 4 या 5 साल के अंदर से करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इनएफिशिएंट हो जाएगा और लॉस मेकिंग होगा। तो ये सारा इस चीज पे निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक ये स्टार्टअप सस्टेन कर सकते हैं, उसको फंडिंग मिल पाती है, नहीं मिल पाती, फंडिंग डोमेस्टिक मिलती है या ग्लोबल मिलती है, उसमें उसके किस वैल्यूएशन पे, किस रेट पे वो फंडिंग मिलती है, इन सब चीजों पर निर्भर करेगा। परंतु जो चीज है कि स्टार्टअप में से कुछ चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, कुछ बंद होंगे, कुछ कम समय में बंद होंगे, कुछ ज्यादा समय में बंद होंगे, और जो उस पीरियड को सस्टेन कर गया और ब्रेक इवन कर गया, वो काफी समय तक, या जिसको हम कह लें एक तरीके से लंबी रेस का घोड़ा, वो काफी समय तक इस इकोसिस्टम में रहेगा। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देख लीजिए वो है। तो स्टार्टअप से आपको फायदा मिलेगा, पर दोबारा यही सवाल आता है कि ये स्टार्टअप या न्यू एज, जैसे पहले एक प्रवक्ता ने बोला बैंकिंग सेक्टर का, फिनटेक और ये सब, इसमें आपको सारे के सारे टेक्निकली साउंड और क्वालिफाइड लोग चाहिए। परंतु इस देश में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों की है जिनके पास स्किल सेट नहीं है। जो टेक्निकल साउंड हैं वो स्टार्टअप या ट्रेडिशनल में उनको जॉब मिलने में मिलता है, परंतु जिन लोगों जो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, उन लोगों का क्या होगा? और वो तबका एक बहुत बड़ा है, और वो पूरा तबका जो है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करता है, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल कंजम्पशन डिमांड चाहे कम हो, परंतु नंबर इतना बड़ा है कि उससे पूरा आपका कंजम्पशन ग्रोथ, जो कि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, पुराने लॉन्ग टर्म एवरेज जो 6.5-7% था, उससे गिर के इस समय 4-5% पे आ गया है। बिल्कुल। और फिलहाल जो तस्वीर आपने सामने रखी भी है ना पंत साहब, वो ज़्यादा अर्बन इंडिया की है, रूरल इंडिया की तो हमने अभी तक बात ही नहीं की है। जयदीप, यहाँ पर किस तरह का सिनेरियो आपको स्वरोजगार का आता हुआ दिखाई दे रहा है? कितने पीछे हैं हम की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उनको स्किल डेवलपमेंट सही क्वालिटी की सही समय पे मिल रही है, और दूसरा उनकी टैलेंट मोबिलिटी क्या है। हम ज्यादातर देखते हैं कि जॉब कॉन्सेंट्रेशन या जो स्टार्टअप कॉन्सेंट्रेशन है वो शहरों या शहरों के नजदीक है, तो टैलेंट मोबिलिटी की बहुत जरूरत है और उनको प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। एक तरफ चलन ये भी है कि कई सारे स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज की तरफ भी जा रहे हैं, बट उसमें आप ज्यादा वॉल्यूम नहीं देख पाएंगे। वो 5, 10, 20, 25 लोगों की कंपनीज होती हैं, जो स्केल है वो ज्यादातर शहरों की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होती है।
डिजिटल माध्यम की वजह से जो स्किल डेवलपमेंट है, हाई क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट आज हर मोबाइल फोन, हर लैपटॉप तक पहुंच गया है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, उनके हाई क्वालिटी कोर्सेज, डिग्रीज सारी अवेलेबल हैं। तो जो स्किल और करियर डेवलपमेंट ऑप्शंस हैं वो उसमें अभी मोर और लेस जो कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिल रहा है। खाली अवेयरनेस की जरूरत है और डेटा जैसे जैसे संभलेगा, 4G से 5G पहुंचेंगे तो वो कंटेंट कंजम्पशन फॉर स्किल डेवलपमेंट भी सही हो जाएगा। बाकी हम रूरल सेक्टर में जॉब डिमांड की बात करें तो जो जितनी लार्ज कंपनीज हैं जिनका कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट है, उनको तो ऑल ओवर इंडिया, वेदर इट इज अर्बन या रूरल, उनको टैलेंट पूल की जरूरत है। ये आप बैंकिंग सेक्टर में भी देख सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स में भी देखेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी देखेंगे। और जैसे एक प्रवक्ता ने पहले बताया कि लेंडिंग का ऑप्शन बढ़ चुका है, तो उसमें भी काफी जबरदस्त डिमांड है रूरल सेक्टर में। यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स भी आई है और मेरे ख्याल से लोकेंद्र थोड़ा सा इस पर और विस्तार से हमको समझाइश दे भी सकते हैं कि कैसे अब जो है, जहाँ तक जॉब डिमांड्स की बात है तो छोटे मझौले राज्यों को यहाँ पर प्रेफर किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसी कंपनियों ने, ब्रांड्स ने अपने वहाँ पे दफ्तर भी खोल लिए हैं स्पेसिफिकली वहाँ के लोगों को, वहाँ के टैलेंट पूल को अट्रैक्ट करने के लिए। लोकेंद्र, हमने भी जैसे कि अपने ट्रैवल के अंदर EMT एकेडमी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ये इनिशिएटिव पूरी तरह से फोकस करता है टियर 2 टियर 3 टाउन्स के अंदर। जो बच्चे एजुकेशन तो ले लेते हैं लेकिन क्योंकि उनको राइट अवेयरनेस नहीं है, कोई राइट गाइडेंस नहीं है, तो उनको ये नहीं पता कि जॉब रेडी होने के लिए उनको क्या करने की जरूरत है। तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से जितना कुछ कर पाते हैं उसमें हम ये करते हैं कि हम उन स्टूडेंट्स को जाके अपने यहाँ लेके आते हैं और उनको कोर्स में एनरोल कराते हैं जो 6 महीने, 1 साल और 2 साल के हैं। और उन कोर्स में उनको ट्रेन करते हैं टूरिज्म के अलग अलग चीजों के द्वारा, और जो जिसमें भी फिर उनका इंटरेस्ट होता है फिर हम उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। जो केवल हमारी कंपनी में नहीं, हम ये कोशिश करते हैं कि वो सब लोग जिस भी ट्रैवल कंपनी में इंटरेस्टेड है वहां अगर कोई ओपनिंग है या कहीं और, उनको हम प्लेस कराते हैं। ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सकता है वो हम कंट्रीब्यूट कर पाए। लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी चल रहा है, ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्वेश्चन है इस स्टैंड पॉइंट से कि और आपका वो क्वेश्चन भी लूंगा मैं कविता, जिसमें कि आप कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे धीरे धीरे टियर 2 टियर 3 टाउन्स के अंदर भी फोकस हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अभी भी चैलेंज ये है कि डिफरेंस जो गैप है बिटवीन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड द जॉब रिक्वायरमेंट, वो अभी भी थोड़ा सा स्टीप है, उसको हमें कवर करना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं कि रूरल सेक्टर में जाके जो भी कंपनीज सेटअप कर रही हैं वो या तो लार्जली मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है या वो कोई स्किल डेवलपमेंट एक्सरसाइज है या उस तरह का है। कोई भी IT कंपनी अभी भी वो रिस्क नहीं लेना चाह रही है क्योंकि शायद वो जो रिक्वायरमेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट फुलफिलमेंट करने वाले रिसोर्सेज की, वो उनको वहां नहीं मिलता है। तो हमें किसी तरीके से वो एक बहुत फास्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसमें हम जो टियर 2 टियर 3 से भी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो काफी ज्यादा है, यू नो एज वी ऑलरेडी नो कि हमारा इंडिया इज द यंगेस्ट कैपिटल। हमारे यहाँ पे 30 साल से नीचे की उम्र तो के लगभग फिलहाल 60 से ज्यादा काफी सेक्टर स्पेसिफिक जो है वो ग्रोथ दिखाई दे रही है। मानवजीत, किन सेक्टर स्पेसिफिक्स में आपको लग रहा है कि उनको छोटे मझौले शहरों में दिलचस्पी है और कैसे इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि जब मैं खास तौर पे मैं जुड़ा हुआ हूँ फाइनेंशियल सर्विसेज से। मानवजीत, आपकी आवाज आ रही है मुझे? हेलो, या हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी जैसे कि मैं जुड़ा हूँ फाइनेंशियल सर्विस, तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ कि जैसे हमारी कंपनी कलेक्शन फॉर एग्जांपल, हम लोग ऑलमोस्ट 700 लोगों को हायर कर रहे हैं अलग अलग सिटीज़ में। हम लोग 85 के आसपास शहरों को भारत में कवर करते हैं। और दूसरा हमारा एक इनिशिएटिव है एक्स प्रो, जिसके अंदर हमारे पास एक ऐप हमने डिजिटल लॉन्च किया है और उसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो फ्रेशर्स जो पास आउट अभी हुए हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट सेक्टर के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और ऑफ कोर्स
सो मुझे क्या लगता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो जी। सी और डी सेगमेंट सो कॉल बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है, डिमांड भी है। फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल, हमारे लेकिन ही यहाँ पे initiative जागरूकता में- कम है और थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। आखिरी सवाल पंसा, मेरे पास समय लगभग खत्म हो चुका है। छोटे मझोले शहरों को क्या हमें स्वरोजगार की ओर मोड़ना चाहिए? क्या ये सही कदम होगा? देखिए, अल्टीमेटली लास्ट में यही आता है कि टेक्निकल स्किल उन लोगों के पास किस तरीके का है और क्या, जैसे पहले प्रवक्ता ने बोला, हम उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या है, अगर हम जितने भी एजुकेशन सर्वे रिपोर्ट्स देखें, हम इंजीनियर्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर एम्प्लॉयबिलिटी उन इंजीनियर्स की बहुत कम है। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि पिछले 2 साल में जितने हमने स्कूल या कॉलेज पास आउट की निकले हैं स्टूडेंट, और जिन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई की है, स्किल लेवल उन लोगों के बहुत कम है। और ये केवल हिंदुस्तान में, ये ऑल ओवर वर्ल्ड। हम कर सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें अपने पूरे शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे कि किस तरह हम वोकेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ें। और वही है जिसके कारण हम जो जो कहते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटी या मुफस्सिल टाउन जो है, में हम ये चीजों को बढ़ावा दे पाए। चलिए, तो कुल मिलाकर स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत भले ही दुनिया भर में तीसरे नंबर पर ज़रूर है, यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नौकरियाँ भी शुरू हो गई हैं, चुनिंदा सेक्टर्स में मिलना, रोजगार वहाँ पर भी शुरू हो गया है। बट बड़ा सवाल यही है कि आने वाली कुछ तिमाहियों में टिकाऊ क्या होगा, रोजगार या स्वरोजगार? इसके डेटा का हमें इंतजार होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।